हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स ट्रिक में। और यहाँ आप सीख रहे हैं मैथ्स के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एवरेज या औसत, बिल्कुल नए तरीके से, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कि एवरेज क्या होता है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले एवरेज को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए समझते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है? एवरेज वो वैल्यू होती है जो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 40 किताबें हैं हमारे पास में, है ना, और 10 बच्चे हैं। इन 40 किताबों को इन 10 बच्चों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। औसत को हम कैसे निकालते थे? कुल योग बटे टोटल नंबर, जितने नंबर हैं, तो 40 बटे 10 करते थे, 4, है ना। या सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि 10 बच्चे हमारे पास में। चलिए, हमने 10 बच्चों को बुला लिया, ठीक है। अब इनको हमें कुछ किताबें देनी है, लेकिन कितनी कितनी, है ना, कि सबको बराबर बराबर पड़े। तो 4 4 किताबें हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 40 किताबें हमारी बढ़ जाएंगी, है ना। तो यही हमारा एवरेज हो गया। तो एवरेज क्या हुआ हमारा? 4। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि औसत क्या होता है? औसत वो वैल्यू होती है जो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए, सब में बराबर बराबर बांटी जाए। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। हम इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ करने वाले नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा कि वो वैल्यू जो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, वो हमारी औसत या एवरेज कहलाती है। चलिए, अब आते हैं अपने प्रश्न पे। कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? अगर 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो या तो हम इसमें मिडिल टर्म निकाल लें या इसका औसत निकाल लें। तो औसत या मिडिल टर्म, है ना, एक ही वैल्यू होगी। औसत क्या होगा? 3 से भाग देंगे, है ना। 24 बटे 3, 8, 8 औसत होगी। और 8 को ही हम मिडिल टर्म भी कह सकते हैं, है ना। तो 24 से हमने 3 को भाग दे दिया, वैल्यू आई 8। या तो हम 8 को एवरेज बोल लें कि 8 हमारा एवरेज है, या 8 को हम मिडिल टर्म बोल लें कि 8 हमारा मिडिल टर्म है। अगर औसत होगा तो सभी 8 8 8 होगी, है ना, क्योंकि औसत वो वैल्यू होती है जो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। या मिडिल टर्म को भी हम बोल सकते हैं कि मिडिल टर्म हमारा 8 होगा। अगर मिडिल टर्म 8 होगा तो बात कह रहा है 3 सम संख्याओं की। सम संख्या 3 है ना। तो लेफ्ट साइड की सम संख्या क्या होगी? 6 होगी, और राइट साइड की 10 होगी। एक को हम 2 कम कर देंगे और एक को 2 बढ़ा देंगे। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई 6 और राइट साइड की वैल्यू आ गई 10। मिडिल टर्म हमारा 8 रहा, है ना। तो सबसे बड़ी सम संख्या पूछा, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? 10 होगी। अगर सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटी 6 होती। बच्चों, समझ में आया? चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है ना। पिछले बार एक तरीके है, पिछले में 3 सम संख्याएं थी, इसमें 4 क्रमिक सम संख्याएं हैं, है ना। तदनुसार उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें भी सबसे बड़ी बतानी है हमें। तो सम संख्याओं का औसत दिया है, इसमें हमें औसत निकालने की जरूरत नहीं है। औसत हमें दिया है कि औसत 9 है ना। औसत मतलब मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारा 9 निकल के आया। तो इससे पहले की सम संख्या क्या होगी? 8 होगी, है ना। और इसके बाद की सम संख्या 10 होगी। 8 और 10 ये 2 सम संख्या निकल के आ गई, लेकिन थी कितनी सम संख्या? 4 थी। तो एक 8 से पहले की ले लेंगे, 6 होगी, और एक 10 के बाद की ले लेंगे, 10 के बाद की 12 होगी। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 12 हुई, है ना। और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी हमारी 6 होगी, है ना। बच्चों, समझ में आया? चलिए, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 बहनों की आयु क्रमशः 10 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 18 किलोग्राम है। तो चारों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो चलिए, आयु नोट कर लेते हैं। 10 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 18 किलोग्राम है। हमने पढ़ा था कि औसत वो वैल्यू होती है जो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सब में बराबर बराबर बट जाए। तो या तो इसको हम कुल योग बटे कुल नंबर, सबका योग करके बटे 4 कर देंगे, औसत निकाल लेंगे। या हम मान लेंगे कि औसत हमारा कोई एक वैल्यू ले लेंगे, 12 ले सकते हैं या 14 ले सकते हैं या 15 ले सकते हैं। चलिए, हमने मान ली कि हमारा औसत 15 है ना। 15 मान के हम कैलकुलेट करते हैं। तो 15 वैल्यू 10 से कितनी बड़ी है? 5 कम है ना।
या 5 ज़्यादा बड़ी है, तो हम 10 के में चेक करेंगे कि कितनी कम है 10 वैल्यू, है ना, 5 कम है। 12 से कंपैरिजन करेंगे तो 12 3 कम होगा। 15 से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ 0 आएगी। 18 से जब कंपैरिजन करेंगे 15 का तो ये +3, 3 ज़्यादा है 18, है ना। तो जब भी हम एवरेज से कंपैरिजन करते हैं उस वैल्यू का, तो एवरेज तो वो वैल्यू होती है जो सब में बराबर बराबर हो। अगर ये सारी वैल्यू 15-15 होती तो रिजल्टेंट हमारा 0 आता, है ना। लेकिन और जब हम मान के कर रहे हैं कि 15 हमने मान लिया है, तब भी हमारा रिजल्टेंट 0 आना चाहिए ना। अगर 0 नहीं आता है तो यहाँ देखिए -5, यहाँ -3 जब 12 से कंपेरिजन कर रहे हैं, 15 से कंपेरिजन करने पर 0 आया और 18 से कंपेरिजन करने पर +3 आया। तो यहाँ ये -3 और ये +3 ये तो कट जाएंगे। तो रिजल्टेंट अगर हम चेक करें तो 5 कम आ रहा है ना, 10 से 5 कम आ रहा है। अगर यहाँ 10 की जगह 20 होता तो 5 ज़्यादा आता। अभी 5 कम आ रहा तो ये 5 हम इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 1.25 सब में कम हो जाएगा, क्योंकि 5 में माइनस का साइन लगा है, वो माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है कमी को। तो 1.25 की कमी हो जाएगी, किस में, औसत में। औसत हमने क्या माना है 15, तो 15 में 1.25 की कमी हो गई। औसत कितना आया 13.75, है ना बच्चों। अगर यही जो -5 की कमी हो रही है, अगर 10 की जगह 20 वैल्यू होती तो +5 होता, है ना। तो उस केस में भी हम 5 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करते तब भी 1.25 आता, लेकिन तब हम 1.25 को ऐड कर देते 15 में, तब औसत हमारा 16.25 आता। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार हमें बताना है। तो हमारे पास लड़के कितने हैं, 40 लड़के हैं, जिसमें से 30 का औसत भार अलग है और बाकी जो बचे हैं 10 बच्चे, उनका औसत भार अलग कह रहा है। तो 30 का औसत भार कितना कह रहा है, 60 किलोग्राम कह रहा है, तो हमने 60 किलोग्राम ले लिया। बाकी 10 का भी अगर 60 किलोग्राम होता, 30 का तो 60 किलोग्राम है ही है, इन 10 बच्चों का भी अगर 60 किलोग्राम होता तो औसत कितना होता, तो हम कह सकते थे कि औसत 60 किलोग्राम है 40 बच्चों का, है ना। जब सबका 60-60 है तो औसत भी हमारा 60 किलोग्राम हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, इन 10 बच्चों का औसत कह रहा है कि 56 किलोग्राम है, मतलब हर एक बच्चे में 4 किलोग्राम की कमी है ना। तो टोटल 10 बच्चों में कितने किलोग्राम की कमी हो गई, टोटल 10 बच्चों में 40 किलोग्राम की कमी हो गई, है ना। एक में अगर 4 किलोग्राम की कमी है तो 10 बच्चों में 40 किलोग्राम की कमी हो गई। तो इसी 40 किलोग्राम की कमी, ये टोटल जो बच्चे हमारे 40, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सब में 1 किलोग्राम की कमी आएगी, है ना। 1 किलोग्राम की कमी आ जाएगी। औसत था कितना हमारा, पहले 60 था ना, अब 1 किलोग्राम हम कम कर देंगे तो औसत 59 किलोग्राम हो गया, है ना बच्चों। तो यही हमारा आंसर हो गया, 59 किलोग्राम, है ना। समझ में आया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तदनुसार उस नाव का भार कितना होगा। इसमें लैंग्वेज थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, कह सकता है आपसे कि 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है, अगर नाव का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 52 किलोग्राम हो जाता है। तो नाव का भार बताइए, है ना। तो हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं, इनका भार कितना है 38 किलोग्राम है ना बच्चों। अब कह रहा है नाव भी आ गई, तो हमने नाव का भी 38 किलोग्राम अगर मान लें हम कि नाव का भी भार हमारा 38 किलोग्राम है, तो कोई फ़र्क पड़ा औसत में, औसत हमारा 38 ही रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, नाव के आने से औसत भार 52 किलोग्राम हो जाता है, मतलब 14 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है ना। 52 होने से 14 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नाव का तो वेट हो ही गया 52 किलोग्राम, प्लस इसने सबको 52 कर दिया, क्योंकि अब नाव के आने से सबका औसत भार कितना हो जाता है 52 किलोग्राम, तो सब में 14 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो इससे सबका हो कितना गया 52 हो गया सबका, है ना। तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम पहले मान लें कि नाव जब आई तो नाव तो अपने साथ 52 किलोग्राम लेके आई और इसने सबका 14 5 लोगों का इंक्रीज कर दिया। तो 52 + 14 × 5 इज इक्वल टू 122, 122। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि नाव का 52 था और इसने बाकी सभी 5 लोगों का 14 किलोग्राम
बढ़ा दिया, तो 52 + 14 गुणा 5 है ना, 1 का 14 बढ़ा तो 5 लोगों कितना बढ़ गया, 14 पंचे 70, तो 52 + 70 122 हो गया। या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 52 का मान लीजिए सबका नाव का 38 था किलो, है ना, हमने नाव का भी 38 मान लिया। अगर नाव का भी 38 मान लिया और नाव के आने से 52 किलोग्राम हो गया सबका, तो नाव के आने से सबका 14 किलोग्राम बढ़ गया। तो नाव जब 38 मानेंगे तो 38 + 14 गुणा 6 है ना, 122 करेंगे। इस तरीके से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कुछ और प्रश्न देखेंगे अपने आने वाली क्लासेस में, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।